वेलकम स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में मैंने आपको साइनोफाइटा के कुछ फीचर्स बताए थे, जिसमें रेंज ऑफ स्ट्रक्चर और सेल का स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया। आज हम एक स्पेशल टाइप की सेल्स जो सिर्फ साइनोफाइटा के मेंबर्स में ही या साइनोबैक्टीरिया के मेंबर्स में ही पाई जाती हैं, उसके बारे में बात करेंगे। जैसा कि मैंने पहले डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स में बताया था कि प्रेजेंस ऑफ ए स्पेशलाइज्ड काइंड ऑफ सेल्स नोन एज हेट्रोसिस्ट। तो हेट्रोसिस्ट जो है वो वेजिटेटिव सेल से बहुत अलग होती है बिकॉज ऑफ बीइंग larger in size, having homogeneous content and by the ability to fix atmospheric nitrogen and structurally they have a polar nodule at their end। तो ये चार तरीके हैं जिनसे कि हम इसे वेजिटेटिव सेल से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो हेट्रोसिस्ट जो है स्पेशलाइज्ड सेल है इस तरीके से कि बड़ी दिखती है और थोड़ी वाइट कलर की दिखती है, यानी होमोजीनियस कंटेंट होता है, उसमें कोई कलर वगैरह नहीं होता है। और अगर स्ट्रक्चर की सिर्फ बात करें तो दे पोजेस अ पोलर नोड्यूल। अब ये पाए कहाँ जाएंगे, यानी व्हाट इज द पोजीशन ऑफ हेट्रोसिस्ट। तो हेट्रोसिस्ट की पोजीशन टर्मिनल भी हो सकती है, यानी दे में बी फाउंड एज in terminal position in intercalary position and lateral position. They may also be found either singly or in pairs or in chains. They may be almost circular in shape or they may be rectangular in shape. Rectangular in shape. अब हम इसका सारे का उदाहरण देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल टर्मिनल। तो टर्मिनल ये पाई जाती है रेगुलेरिया एंड ग्लियोट्राइकिया। इसमें क्या होता है कि एक सीधा फिलामेंट होगा और वो फिलामेंट के एक छोर पर ये हेट्रोसिस्ट मिलेगी। बाकी फिलामेंट वो नॉर्मल वेजिटेटिव सेल्स होंगे और वो इस तरीके से आगे तक होगा। तो ये रेगुलेरिया एंड ग्लियोट्राइकिया का उदाहरण है इसमें
की एक टर्मिनल हेट्रोसिस्ट होती है। वेजिटेटिव सेल, ठीक है। फिर उसके बाद इंटरकैलारी है, यानी बीच बीच में पाए जाने वाली। तो इस प्रकार से अगर हम नॉस्टॉक का उदाहरण लें तो हमें इस तरीके से बीच में दिखाई देगी, जिसमें कि दोनों तरफ पोलर नोड्यूल होंगे। पोलर नोड्यूल दोनों तरफ होंगे, क्योंकि दोनों तरफ इसका कनेक्शन किसी न किसी वेजिटेटिव सेल से है। ये इस तरीके का क्यों बना रहा हूं, क्योंकि जो नॉस्टॉक का सेल फिलामेंट होता है वो हाईली कंटोर्टेड होता है, यानी घुमा हुआ होता है और लंबा सीधा नहीं होता है। तो ये हेट्रोसिस्ट है और ये उसके दोनों नोड्यूल हैं, जो कि यहां पे था। तो इंटरकैलरी हो गया। पेयरिंग पोजीशन में भी कभी कभी पाए जाते हैं, लेकिन लेटरल पोजीशन में, पेयरिंग में, चलिए पहले पेयरिंग बता दें। पेयर्ड कंडीशन, इसका एग्जाम्पल है एनाबिनोप्सिस। एनाबिनोप्सिस इज द member in which two heterocysts are found side by side. Lateral position में ये क्या होता है कि इस प्रकार से अगर एक फिलामेंट है तो एक साइड ब्रांच निकलेगी और उसकी साइड पर इस प्रकार से एक हेट्रोसिस्ट लगा होगा। इसका उदाहरण है नॉस्टोकॉप्सिस। इसका उदाहरण है नॉस्टोकॉप्सिस। फिर नॉस्टॉक वगैरह में तो ये बिल्कुल गोल है, लेकिन रेक्टेंगुलर मिलती है। ये मिलेगी एपेलो, साइफॉन एंड साइटोनीमा में। तो इस प्रकार से रेक्टेंगुलर मिलेगी हैप्लो, साइफॉन और सन। तो ये मान लेना चाहिए कि जो बहुत ही ज़्यादा एडवांस मेंबर्स हैं जिनमें कि ब्रांच्ड थैलस मिलता है, चाहे वो स्यूडो ब्रांचिंग ही सही, लेकिन ब्रांच थैलस मिलता है और काफ़ी बड़ा थैलस मिलता है, उसमें तो रेक्टेंगुलर होती हैं। और जहाँ पे ब्रांच थैलस नहीं मिलता है वहाँ पर ये ऑलमोस्ट सर्कुलर होती है। ठीक है। अब इसके बाद अगर हम इसके फाइन स्ट्रक्चर की बात करें तो फाइन स्ट्रक्चर में हम ये कह सकते हैं कि ये
कि ये जो है थोड़ी सी बड़ी होगी, इसके दोनों तरफ वेजिटेटिव सेल होंगे, वेजिटेटिव सेल है। और इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो दो इन्वेलप पाए जाता है, एक आउटर इन्वेलप होता है और एक इनर इन्वेलप होता है। तो जो आउटर इन्वेलप, इनर इन्वेलप है, वो सेल की आउटर बाउंड्री होती है। तो अगर हम सेल बनाना चाहें तो इस प्रकार का जो रीजन है ये इनर मतलब ये जो सेल है उसकी वॉल को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस वॉल के बाद आउटर इन्वेलप है जो कि 3 भागों में बटा रहता है, जिसमें कि जो सबसे इनर वाला पार्ट है वो लैमिनेटेड होता है और पोल्स की तरफ थोड़ा मोटा होता है, यानी लैमिनेटेड होगा लेकिन पोल्स की तरफ थोड़ा सा मोटा हो जाएगा। तो इसमें लैमिनेशन दिखाई देते हैं। किसका? आउटर इन्वेलप का इनर वाला पार्ट, इनर मोस्ट, जिसे हम लैमिनेटेड लेयर बोलते हैं। फिर जो बीच का हिस्सा है वो होमोजीनियस है और जो बाहर का हिस्सा है वो फाइब्रस है, यानी इस प्रकार से इसमें अंडुलेशंस दिखाई देंगे। और ये बाहर का आउटर इन्वेलप का बाहर वाला हिस्सा है जिसे हम फाइब्रलस बल्कि फाइब्रस लेयर बोल देंगे। जो अंदर वाला हिस्सा है वो होमोजीनियस लेयर और जो इनर पोर्शन है, जो इनर मोस्ट है, वो हम लैमिनेटेड लेयर बोलते हैं। These all constitute the outer envelope. इन सब को मिला के एक आउटर एनवेलप बनता है। फिर क्या होता है कि इस पे वॉल तो है ही है, सेल वॉल ही, वो वॉल शुरू में जो कि इस वेजिटेटिव सेल की वॉल है, शुरू में वो यहां तक होती है, यानी पूरा कंप्लीट सराउंड किए हुए होती है। लेकिन बाद में क्या होता है कि जब मैच्योर हो जाती है, यानी शुरू में जब प्रो हेटेरोसिस्ट है तो शुरू में तो वो वैसी रहेगी, लेकिन जब मैच्योर हो जाएगी तो यहां से एक इन ग्रोथ दिखाई देती है जिसे हम पोलर नोड्यूल बोलते हैं। पोलर नोड्यूल तो क्या है, आपने देखा है कि ये जो फाइब्रस लेयर है, होमोजीनियस लेयर है, जो मोटी है, लेकिन इनर लेयर है वो यहां पर पोल की तरफ आकर के और चौड़ी हो जाती है। और शुरू में जब ग्रोथ हो रही होती है तो इनके बीच में वेजिटेटिव सेल और डेवलपिंग हेटेरोसिस्ट के बीच में जगह होती है, यानी देयर इज अ पैसेज प्लाज्मोडेस्माटा लाइक, बट बाद में वो पैसेज क्लॉग हो जाता है, पोलर नोड्यूल के रूप में हमें दिखाई देता है।
फिर क्या होता है कि जितने भी थाइलेकॉइड्स हैं वो यहाँ अनडुलेटेड यानी बहुत ज़्यादा ट्विस्टेड फॉर्म में इकट्ठे हो जाते हैं नोडल पोलर साइड पर। तो उससे क्या होगा कि जो बीच का एरिया है ये हमें क्लियर दिखाई देता है। तो चूंकि ये तो बनाते वक्त बना रहे, ऐसा इतना बड़ा बड़ा चीज माइक्रोस्कोप में तो दिखेगा नहीं, तो जब हम इसे गोल देखते हैं, थोड़ी बड़ी साइज में देखते हैं, तो इन सब में तो हमें पिगमेंट नजर आते हैं। ये जो वेजिटेटिव सेल है इनमें तो हमें पिगमेंट नजर आएगा ब्लू ग्रीन, लेकिन ये बिल्कुल क्लियर दिखाई देगा क्योंकि बीच में कोई भी पिगमेंट कंटेनिंग थाइलेकॉइड नहीं है। तो थाइलेकॉइड्स आर रिस्ट्रिक्टेड टू द पोलर साइड। इसके अतिरिक्त जो भी ग्रैन्युलर कंटेंट है, जैसे पॉलीहेड्रल बॉडी है, स्ट्रक्चरल ग्रैन्यूल्स हैं, और इवन राइबोसोम भी हैं या अल्फा ग्रैन्यूल्स हैं, उन सब की अमाउंट कम हो जाता है। ऑल्दो दे कंटेन्स जेनेटिक मटेरियल, लेकिन फिर भी उनका अमाउंट कम हो जाता है, तो जिससे ये मेटाबॉलिकली बिल्कुल इनएक्टिव हो जाती है। कोई बहुत ज़्यादा इनका रोल फोटोसिंथेसिस वगैरह में और उसमें नहीं होता है। तो ये एक स्ट्रक्चर है उसका, और जिधर भी वेजिटेटिव सेल होगी उधर ही पोलर नोड्यूल बनेगा। तो अगर हम इसे लेटरल या टर्मिनल वाले में स्ट्रक्चर देखें तो हमको सिर्फ एक ही तरफ पोलर नोड्यूल दिखेगा, दूसरी तरफ पोलर नोड्यूल नहीं दिखेगा। भले ही पेयर्स में पाई जा रही हो या चेन में पाई जा रही हो, तब भी चेन में तो बहुत ही रेयर होता है, अगर पेयर्स में पाई जाती है तब भी दो अगर साथ हैं तो उनमें पोलर नोड्यूल तो दिखेगा, लेकिन अगर टर्मिनल है तो सिर्फ एक ही तरफ पोलर नोड्यूल दिखाई देता है। तो अब इसका डेवलपमेंट कैसे होता है? डेवलपमेंट होने के लिए कोई भी सेल जो रिसेंटली डिवाइड करती है और दो सेल में बंट जाती है, उसमें से एक सेल जो हेटेरोसिस्ट बनाती है उसे हम प्रोहेटेरोसिस्ट बोलते हैं, किसी एक को जो बनाने वाली, बाकी वाली तो नॉर्मल अपना करेगी। तो ये क्या करती है कि धीरे धीरे जब प्रोहेटेरोसिस्ट डेवलप होने वाला रहता है तो ये सिक्रीशन ऑफ आउटर एनवेलप करेगी, यानी जो सेल है अब अपने बाहर की तरफ सिक्रीट करेगी आउटर वॉली वॉल। तो इस प्रकार से ये आकार में बड़ी होने लगती है। जाहिर सी बात है जब बाहर की तरफ वॉल शीट बनेगी जिसे हम आउटर एनवेलप बोलते हैं, और वो जो 3 लेयर में डिवाइडेड है, होमोजेनियस, लैमिनेटेड एंड फाइब्रस में, तो इसका जो है आकार बढ़ने लगता है और जितना मटेरियल है वो पोल्स पर कंसंट्रेट होने लगता है, यानी जो सेल के ऑर्गेनेल्स हैं वो पोल्स पर कंसंट्रेट होने लगते हैं और उनकी संख्या कम होने लगती है। बीच का एरिया होमोजीनियस होने लगता है, इसीलिए वो ट्रांसपेरेंट सा दिखाई देता है। तो जब ये वॉल सिक्रीट हो जाती है तो उसके बाद जो है ग्राउंड सब्सटेंस में ये चेंजेज आते हैं कि दूसरा स्टेप है ग्रैन्युलर कंटेंट डिक्रीज्ड। जो भी ग्रैन्युलर कंटेंट है वो कम होते हैं और थाइलेकॉइड्स भी कम हो जाते हैं, थोड़े से कंटोर्टेड ट्विस्टेड हो जाते हैं, लेकिन वो कम हो जाते हैं एंड दे बिकम रिस्ट्रिक्टेड टू द पोलर एरियाज।
ठीक है, तो इस प्रकार से जब शुरू में तो इनका कनेक्शन रहता है, मान लीजिए इधर भी एक वेजिटेटिव सेल है, तो इनका कनेक्शन यहां पर शुरू में रहता है, लेकिन वो कनेक्शन सिर्फ प्रोहेटेरोसिस्ट की स्टेज तक रहता है। बाद में वो क्लॉगिंग हो जाती है और इस तरीके से एक नोड्यूलर यहाँ पर डिपोजिशन हो जाता है, जिससे एक नोड्यूल बन जाता है, जिसे हम बाद में पोलर नोड्यूल बोलते हैं। तो अगर हम वेजिटेटिव सेल से इसकी फिर से डिफरेंस की बात करें तो हम यही कह सकते हैं कि ये बिगर साइज हो गई, होमोजीनियस कंटेंट हो गया, थाइलेकॉइड्स की संख्या कम हो गई, राइबोसोम की संख्या कम हो गई, ग्रैनुलर कंटेंट की संख्या कम हो गई, और जो स्यूडो वैक्यूल वगैरह जो इसमें मिलते हैं वेजिटेटिव सेल में, वो भी इसमें एब्सेंट हो जाते हैं। जब मैच्योर हेटेरोसिस्ट हो जाती है तो पूरी तरीके से जो ग्रैनुलर कंटेंट है, यानी पॉलीहेड्रल बॉडी, स्ट्रक्चर्ड ग्रैन्यूल्स, साइनोफाइसिन ग्रैन्यूल्स, जो कि एक स्टोर्ड फूड मटेरियल है, वो सब एब्सोल्युटली एब्सेंट हो जाते हैं। केवल पोलर नोड्यूल और बिल्कुल खाली स्पेस बचता है, और कुछ एंजाइम्स बचते हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। अब ये देखना है कि ये हेटेरोसिस बनती कैसे है, यानी व्हाट आर द फैक्टर्स विच कंट्रोल हेटेरोसिस्ट। फैक्टर्स कंट्रोलिंग फॉर्मेशन। तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है, इसलिए बहुत लोग अलग अलग इसके लिए निकालते हैं रीज़न, जैसे कि अगर कार्बन सोर्स ज़्यादा है, यानी व्हेन कार्बन सोर्स इंक्रीज्ड प्लस एटीपी, यानी फोटोसिंथेसिस और एटीपी अगर हो रही है, मतलब फोटोसिंथेसिस हो रही ज़्यादा तो एटीपी भी ज़्यादा बन रहा है, तो उसके लिए इन्हें नाइट्रोजन की जरूरत पड़ेगी, तो हेटेरोसिस फॉर्मेशन को फेवर्स करेगा। फेवर्स फॉर्मेशन। और अगर चूंकि ये नाइट्रोजन फिक्सेशन से अगर हम इसे जोड़ दें तो निश्चित रूप से जो कुछ साइंटिस्ट ने इन्फ्रेंस निकाला कि अगर नाइट्रोजन कंटेंट इंक्रीज कर दिया जाए इन सराउंडिंग, तो दिस इनहिबिट्स द फॉर्मेशन। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं जिनमें कि अगर उनको ग्रो कराया गया और नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन बढ़ा दी गई उनके सराउंडिंग वाटर्स में, तो वो जितने भी हेटेरोसिस्टस जनरा थे, यानी नॉस्टॉक है, नाबिना है, हेप्लोसाइफॉन, साइटोनीमा, स्टाइगोनीमा, जितने भी हैं, इन सब में जो फॉर्मेशन है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। यानी अगर हम नाइट्रोजन ज़्यादा सप्लाई कर रहे हैं तो हेटेरोसिस्ट हमको इन सारे मेंबर्स के फिलामेंट्स में नहीं दिखाई देगी। इसी प्रकार से कुछ का कहना है कि लो इंटेंसिटी लाइट है, अगर
लो इंटेंसिटी लाइट है तो इट फेवर्स फॉर्मेशन। मगर ये सब क्या है कि ये सब कोई यूनिवर्सल रीजन नहीं है। किसी को कभी किसी चीज में दिखाई पड़ गया कि हाँ ऐसा हुआ होगा, तो उसने इन्फरेंस निकाला कि हो सकता है कि लो इंटेंसिटी में नाइट्रोजन भी कम हो गया हो इसलिए बढ़ गया हो, या हो सकता है कि लो इंटेंसिटी लाइट है और कार्बन सोर्स भी उसका बढ़ा हुआ है पहले से, तो कोई ज़रूरत उसको ज़्यादा फोटोसिंथेसिस की नहीं है। तो देयर मे बी सेवरल रीजंस ऑल्सो। तो कुछ लोगों का मानना है, जैसे कि सिंह है हमारे बीएचयू वाले, बीएचयू में जो थे जिन्होंने कि रिकॉम्बिनेशन भी रिपोर्ट किया था साइनोफाइट्स में, उन्होंने कहा कि कंबाइंड सोर्स हो अगर नाइट्रोजन प्लस अमोनियम नाइट्रोजन, यानी अमोनियम नाइट्रेट हो, अगर ये दो चीज हम सप्लाई करें तब भी जो है हेट्रोसिस बनता है। जबकि हमने अभी यहाँ कहा था कि हेट्रोसिस इंक्रीज होने, नाइट्रोजन इंक्रीज होने से हेट्रोसिस नहीं बने, लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं, अगर हम दोनों दें और पर्टिकुलरली अगर नाइट्रोजन गैस दे दें तो ये इंड्यूस करेगी। लेकिन बाद में इन्होंने इसमें ऐड किया कि ऐसा मेनली ऐसा क्यों हो सकता है, क्योंकि उसके जेनेटिक रीजंस होते हैं। जेनेटिक रीजंस होते हैं जिससे कि ये बनती है या नहीं बनती है। हो सकता है कि किसी फिलामेंट्स में कोई जेनेटिक रीजंस हो जिससे कि इन फिलामेंट्स में तो बहुत ज़्यादा बन रही है, उन फिलामेंट्स में नहीं बन रही, लेकिन फिर भी अगर हम एक कोई रीजन देना चाहें तो वो रीजन नाइट्रोजन कंसंट्रेशन का हो सकता है, कि नाइट्रोजन कंसंट्रेशन जो है मोस्टली फॉर्मेशन ऑफ हेट्रोसिस्ट को अफेक्ट करेगा। नाउ कम्स टू द फंक्शन ऑफ हेट्रोसिस्ट। हेट्रोसिस्ट बन गई तब इसका फंक्शन क्या है? नंबर 1, फंक्शन के बारे में भी देर आर सो मैनी व्यूज ऑफ डिफरेंट साइंटिस्ट। तो उसको हम अगर बताएं तो सबसे पहले गाइटलर ने 1922 में ये कहा था कि दीज आर दी वेस्टिजियल सेल्स। उन्होंने कहा था कि वेस्टिजियल सेल्स हैं जो किस प्रकार के हैं, रिप्रोडक्टिव प्रकार के हैं। लेकिन हम जानते हैं कि यहाँ कोई ऐसा रिप्रोडक्शन नहीं होता है जिसमें कि कुछ स्पेशल टाइप की सेल बने या कोई स्पेशल टाइप का ऑर्गन बने। तो इसलिए ये केवल इस बात पर निर्भर करता है कि उस समय 1922 में क्या कितनी टेक्नोलॉजी हमारे पास थी जिससे कि हम उसको टेस्ट कर सकें। तो उन्होंने देखा होगा कि सिंपली सेल है विच लैकिंग द साइटोप्लाज्म और द ग्रैनुलर पार्ट बिकॉज ऑफ बीइंग ट्रांसपेरेंट इन नेचर। तो चूंकि वो कुछ नहीं था, वाइट दिखती थी, ट्रांसपेरेंट दिखाई देती थी, बड़ी थी और कभी कभी दिखती थी, तो इसलिए वो सोचते होंगे कि हाँ हो सकता है ये कोई सेल ऐसी है जिसका काम धाम सब खत्म हो गया, जो वेस्टिजियल हो गई है। नेक्स्ट पॉइंट है कि फ्रिश ने ये कहा दीज आर दी स्टोर हाउस, some special enzymes. These are the storehouse of some special enzymes.
लेकिन इस पे भी कोई ज़्यादा वो नहीं हुआ, क्योंकि देखिए अगर कोई पूरा मान लीजिए पूरा फिलामेंट है और फिलामेंट एक साथ काम कर रहा है, जबकि हम जानते हैं कि बहुत लो लेवल का सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होता है यानी प्रोकैरियोटिक होता है, और कोई भी सेल किसी भी दूसरे सेल पर किसी भी मेटाबॉलिक रिएक्शन के लिए डिपेंड नहीं करता है। उसका अपना ही रेस्पिरेशन है, अपना ही फोटोसिंथेसिस है, अपना ही सिक्रीशन है। तो इसलिए ये नहीं माना जा सकता कि पूरे फिलामेंट के हिसाब से इसमें कोई एंजाइम को स्टोर करने की कोई जरूरत पड़ती होगी। तो फिर कुछ लोगों ने कहा कि हो सकता है हेटेरोसिस्ट प्ले रोल इन स्पोरुलेशन। इसमें थोड़ा सा दम ये दिखाई दिया, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि जो स्पोर्स बनते हैं, जो स्पोर बनने हैं, यहां मैंने स्पोर इसे स्पोर कहा है क्योंकि ये थिक वॉल है और चेन्स में है, जिसे हम क्या बोलते हैं, एक काइनीट। ये काइनीट्स हैं। तो जब भी ये बनते हैं इनके अगल बगल हेटेरोसिस्ट जरूर मिलती है। इनके अगल बगल हेटेरोसिस्ट जरूर मिलती है। तो इस प्रकार से ये तो माना जा सकता है कि इसका कोई असर है इनके बनने पर। तो ये भी एक ऑब्जर्वेशन था कि इसके बनने में, दूसरे जैसे ग्लियोट्राइकिया है उसमें हमेशा एक एकाइनीट होगी और फिर उसके बाद सेल होंगे वेजिटेटिव और टर्मिनल हेटेरोसिस्ट होगी। तो ये एकाइनीट है। तो ये भी जो है हेटेरोसिस्ट के बगल में है। तो ये थोड़ा सा सोचने का है कि हाँ हो सकता है इसका इफेक्ट इन पर आता हो बगल की वेजिटेटिव सेल्स पर, जिससे कि वो वेजिटेटिव सेल स्पोरुलेशन यानी स्पोर्स में कन्वर्ट हो जाती हो। तो स्पोर्स में कन्वर्ट होने के लिए इसको फे ने 1968 में ये अंदाज लगाया था कि ये होगा, लेकिन जो और भी लोगों ने लगाया अंदाज कि ये क्या होगा, ये साइट ऑफ फिलामेंट ब्रेकेज है। तो फिलामेंट ब्रेक होता है, क्यों होता है? क्योंकि हम ये जानते हैं कि जो रिप्रोडक्शन है वो बड़े फिलामेंट के फ्रैगमेंटेशन से होता है। दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फाउंड इन ऑलमोस्ट ऑल द एल्गी। कि अगर फ्रैगमेंटेशन हो जाए तो जो पार्ट है वो फिर से बड़ा बन जाता है। तो यहां जो फ्रैगमेंट्स होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? हार्मोगोन्स। तो ये हार्मोगोन्स बीच बीच में किसी सेल के मर जाने की वजह से, मान लीजिए कोई बड़ा फिलामेंट है उसके बीच के 2 सेल कहीं मर गए, तो वो 3 छोटे छोटे फिलामेंट्स में बदल जाएगा। तो वो ये कह रहे हैं कि ये जो ब्रेकेज हो रहा है बड़े फिलामेंट में, हो सकता है कि वो हेटेरोसिस्ट की वजह से होता हो और फिलामेंट वहीं से टूट जाता हो। तो फिलामेंट की जो हेटेरोसिस्ट है वो क्या है? साइट ऑफ फिलामेंट ब्रेकेज। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल इसका आया वो रोल था
साइट ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन, जो कि इसे बैक्टीरिया के नजदीक ले जाता है, क्योंकि बैक्टीरिया ही एक अकेला ऐसा प्रोकैरियोट है जो नाइट्रोजन फिक्स करता है। तो ये भी इसीलिए बाद में साइनोफाइटा ना कह के साइनोबैक्टीरिया कहे जाने लगे, क्योंकि ये भी सारे नहीं लेकिन कुछ मेंबर्स ऐसे थे जो हेटेरोसिस्टस थे, उनमें भी ये देखा गया कि ये जहां रहते हैं वहां नाइट्रोजन का कंटेंट बढ़ जाता है। इसीलिए हम इसे ब्लू ग्रीन एल्गी के उन मेंबर्स को बायो फर्टिलाइजर के रूप में यूज भी करते हैं। इसमें भी जब हम देखते हैं तो फे का ही नाम आता है, जिन्होंने इसे कहा था कि जो हेटेरोसिस्ट है इट इज बेसिकली यूज्ड इन नाइट्रोजन फिक्सेशन, इट इज इंडल्ज्ड इन फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन। तो ये फे थे जिन्होंने 1968 में कहा। तो ऐसा उन्होंने क्यों कहा? जब उन्होंने एसिटिलीन को फिलामेंट्स के पास पहुंचाया, यानी एसिटिलीन को डाला मीडियम में, तो उसका रिडक्शन हो गया। तो इसका रिडक्शन हो गया तो उन्होंने कहा कि यहां पर नाइट्रोजन फिक्स हो रही है, इसलिए रिडक्शन हो रहा है। फिर उन्होंने कहा कि अगर हम नाइट्रोजन सप्लाई करते हैं बाहर से तो भी हेटेरोसिस्ट का फॉर्मेशन नहीं होता है, और अगर हम नाइट्रोजन को डिवॉइड ऑफ, यानी जो सराउंडिंग है इट इज डिवॉइड ऑफ नाइट्रोजन, तो हेटेरोसिस्ट का फॉर्मेशन उन फिलामेंट्स में नंबर ऑफ हेटेरोसिस्ट बढ़ जाती। तो इससे ये अल्टीमेट आज की तारीख में जो अनकंट्रोवर्शियल जो इस पे कंसेंसस है वो इसी बात पर है कि हेटेरोसिस्ट का जो मेन फंक्शन है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन है। इसीलिए आजकल इसका बहुत बड़े पैमाने पर बायो फर्टिलाइजर्स में ऐसे हेटेरोसिस्टस जो मेंबर्स हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि सारे साइनोफाइसी में हेटेरोसिस्ट नहीं बनते हैं, तो उन्हें हम दो भाग में बांटते हैं, नॉन हेटेरोसिस्टस एंड हेटेरोसिस्टस। तो जो हेटेरोसिस्टस मेंबर्स हैं उनका हम उपयोग बायो फर्टिलाइजर्स में कर रहे हैं। तो आज का लेक्चर में सिर्फ हेटेरोसिस्ट को ही डिवोट करूंगा, और नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी रिप्रोडक्शन और जो साइनोफाइटा है इसका रिप्रोडक्शन और क्लासिफिकेशन को लेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।